मित्रों, पिछले व्याख्यान में हमने बाबू गुलाब राय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा की थी। आज हम उनके निबंध साहित्य का मूल्य के बारे में इस आपके पाठ्यपुस्तक के संकलनकर्ता हेतु भारद्वाज जी का क्या विचार है वो भी देखेंगे। इसके अलावा इस निबंध का सार क्या है और यदि संभव हुआ तो किस उद्देश्य को लेकर के ये निबंध लिखा गया है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात जो यहाँ निबंधकार ने निबंध प्रारंभ करते हुए की है, वो ये निबंधकार बाबू गुलाब राय स्पष्ट करते हैं कि साहित्य का मूल्य क्या है। तो इसमें फिर कई प्रश्न उठते हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे आगे। इसी बात पे आगे गुलाब राय लिखते हैं कि अर्थशास्त्र का शब्द है मूल्य। मूल्य मूलतः अर्थशास्त्र का शब्द है, किंतु साहित्य में मूल्य शब्द को बुरा माना गया है। तो इसमें इसे प्रयोजन कहा गया है, अर्थात मूल्य के स्थान पर साहित्य में प्रयोजन शब्द का प्रयोग होता है। और साहित्य मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है, बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से जीवन के आदर्शों की रक्षा हो सकती है। मनुष्य के मन का विस्तार होता है, और जब मन का विस्तार होता है तो मनुष्य सबसे प्रेम करने लगता है। तो यह बात हमें यहाँ इस निबंध संग्रह के संकलनकर्ता द्वारा बताई गई है। अब अपने इस पर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं कि साहित्य का मूल्य में लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, निबंधकार क्या कहना चाह रहे हैं। हम शुरुआत जो करते हैं इसमें, लेखक कहते हैं कि साधारण भाषा में या बोलचाल की भाषा में मूल्य शब्द का संबंध मोल भाव से है या क्रय विक्रय से है, कि कोई चीज़ क्रय की तो उसका मूल्य बदले में जो सामग्री दे उसे मूल्य कहते हैं। और फिर लेखक ये भी कह रहे हैं कि फिर वर्तुलाकार रजत खंडों का एक स्वरूप हमारे सामने आ जाता था, सिक्कों का स्वरूप हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि पूर्व में जबकि ये निबंध लिखा गया था, मैं जहाँ तक समझता हूँ चांदी के सिक्के चला करते थे अंग्रेज़ों के राज में। और लेखक ये भी लिखते हैं कि वर्तमान में ये देखना दुर्लभ हो गया है, लेकिन फिर भी ये ज़रूर मानते हैं कि यह एक बाजारवादी शब्द है। और फिर एक बात और कहते हैं कि वैल्यू शब्द जो है वो इसके निकट का पड़ता है, परंतु मूल्य की तुलना में वैल्यू का जो व्यापक अर्थ है, मूल्य सिर्फ बाजार से जुड़ गया, अर्थशास्त्र से जुड़ गया, लेकिन वैल्यू शब्द जो है अन्य जो क्षेत्र हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। खाली मूल्य से या जो है उससे नहीं जुड़ा हुआ कि खाली बाजार से कोई चीज़ खरीदनी है बेचनी है तो उससे जुड़ा हुआ नहीं रह जाता है। लेकिन कलावादी जो लोग हैं, विशुद्ध कलावादी लोग, वो साहित्य को जो है सब मूल्यों से परे मानते हैं। वो साहित्य के लिए कहते हैं कि ये सब प्रकार के मूल्यों से परे है, अमूल्य है। और इसीलिए जब साहित्य में मूल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इनको ऐतराज़ होता है।
ये विरोध करते हैं कि साहित्य में मूल्य कहाँ हो गया। साहित्य कोई बेचने खरीदने की चीज़ थोड़ी है। तो विशुद्ध जो साहित्य शास्त्री हैं, विशुद्ध जो कलावादी लोग हैं, वो मूल्य शब्द का विरोध करते हैं। तो इसीलिए भारतीय समीक्षा शास्त्र में मूल्य के स्थान पर या मूल्य शब्द के स्थान पर प्रयोजन शब्द का प्रयोग हुआ है, और यह प्रयोजन शब्द मूल्य की तुलना में अधिक विस्तारित, अधिक व्यापक क्षेत्र रखता है। या एक चीज़ और कही है कि प्रयोजन, कोई वस्तु तैयार होती है उससे पहले प्रयोजन रहता है, और कोई वस्तु बन जाए और उसके पश्चात जो चीज़ मिलती है वो मूल्य हो जाता है। अर्थात निर्माण से पूर्व जो लक्ष्य प्रयोजन के रूप में रहता है या प्रयोजन कहलाता है, तो कला निर्माण के पश्चात वही मूल्य में परिवर्तित हो जाता है। और इसीलिए कलावादी मूल्य हो चाहे प्रयोजन हो, इन दोनों शब्दों का विरोध करते हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ लेखक ने ये बताने की कोशिश की है। फिर दूसरी चीज़ की है कि मूल्य कई तरह के होते हैं, या उस आधार पर देखें तो मूल्यवान क्या है हमारे लिए। लेखक कहता है कि मूल्यवान वही चीज़ है जो कि हमारे लिए उपयोगी है, सीधे सीधे हमारे जीवन में, हमारे उपयोग में आ सके। इसलिए धन को भी वो मूल्य कह रहे हैं। धन भी मूल्यवान क्यों है कि उस धन से हम सब चीज़ें खरीद सकते हैं, लगभग ये माना जाता है। इसलिए धन को प्रमुखता भी मिलती है, और इसीलिए हम उपयोगी वस्तु भी उसी को कहते हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जो वस्तु आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। उदाहरण कचरे का लेते हैं कि कचरा फालतू मानते हैं, बेकार मानते हैं, क्योंकि वो हमारे उपयोग का नहीं है और उसको बाहर फेंका जाता है। लेकिन वही कचरा जब खेतों में चला जाता है तो वह हमारे लिए उपयोगी हो जाता है, इसलिए वो मूल्यवान भी है, उसका कोई मूल्य भी हो जाता है। तो लेखक ये कहते हैं कि आवश्यकता के आधार पर हर चीज़ उपयोगी हो सकती है, मूल्यवान हो सकती है। तो कलावादी जो है वो इसका उल्टा सोचते हैं। लेकिन होता क्या है कि कलावादी कहते हैं कला आनंद के लिए है। तो जब आप सौंदर्य प्राप्त करते हैं कला से सौंदर्य बढ़ता है, उस सौंदर्य से आनंद प्राप्त होता है, उस सौंदर्य से रस प्राप्त होता है, तो उसकी भी जीवन में उपयोगिता होगी या नहीं होगी। ये बात भी लेखक उठाते हैं कि जब उपयोगी है तो उसके लिए हम मूल्य शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। और फिर हर आदमी के मूल्य अलग अलग होते हैं। एक व्यापारी के लिए मूल्य अलग होता है, एक ब्राह्मण के लिए मूल्य अलग होता है, एक किसान के लिए मूल्य अलग होता है। सामान्य मनुष्य जो है आर्थिक पूर्ति में ही आत्मा की परितुष्टि मानता है, तो उसके लिए वही मूल्यवान है। और एक देश प्रेमी व्यक्ति जो है या देश सेवक जो है वो अपने प्राणों की आहुति देने में आनाकानी नहीं करता, तो उसके लिए देश मूल्यवान है। वे आदर्श ही मूल्यवान है जो देश को नष्ट होने से बचाते हैं। धार्मिक व्यक्ति का भी उदाहरण दिया है कि उसके लिए हरि का जो नाम है, हरि का भजन जो है वो मूल्यवान है। और इसलिए मीरा ने पूरी दुनियादारी की लाज शंका सब छोड़ दी थी अपने कृष्ण के भक्ति में। और व्यसन प्रिय व्यक्ति के लिए मूल्य अलग होते हैं। शराब पीने वाला शराब को मूल्य देगा, महत्व देगा, उसके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो अब लेखक आगे फिर सवाल उठा देता है कि अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग रुचि के लोगों के लिए मूल्य भी अलग अलग होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि सब लोगों के लिए मूल्य समान होता है। अलग अलग अभिरुचि के लोगों के लिए मूल्य भी अलग अलग होंगे। और इसलिए लेखक कहते हैं कि जब हम अलग मनुष्यों का अलग अलग प्रकार से निकट से रहकर के अध्ययन करते हैं तो इन आवश्यकताओं की जो भेद है वो भी हमारे सामने निकल करके आ जाता है, क्योंकि मूल्य आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। तो आवश्यकताएं तय कर ली तो मूल्य भी हमारे तय हो जाते हैं। और इसी पर चर्चा करते आगे कहते हैं कि मनुष्य जो है भौतिक पदार्थों की भांति जड़ नियमों में भी बंधा रहता है। हालांकि उसने अपनी वैज्ञानिक बुद्धि के बल पर बहुत से भौतिक नियमों पर विजय पा ली है, बहुत सी भौतिक गतिविधियों पर उसने नियंत्रण कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद हवाई जहाज का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हवाई जहाज को भी आसमान में स्थिर नहीं रख सकता, वो भी गतिमान रहेगा तभी स्थिर आसमान में रहेगा। और फिर कहते हैं कि जैसे मनुष्य जड़ होने के नाते या सत्य होने के नाते जिस तरह से भौतिक नियमों में ढेले की तरह भौतिक नियमों में बंधा हुआ है, उसी तरह से मनुष्य होने के नाते, सजीव होने के नाते एक सजीव के जो मूल गुण हैं या सजीव की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि, तो वह इन सब प्राणी शास्त्र संबंधी आवश्यकताओं में पशुओं के समान होता है, वो इनमें बंधा रहता है। इसी बात को आगे ले जाते हुए कहते हैं कि इन सब के साथ ये जड़ और जो जैविक नियम है, बायोलॉजिकल नियम है, जो जीव विज्ञान संबंधी नियम, उनके अलावा एक मानसिक पक्ष भी होता है। शारीरिक पक्ष हो गया, भौतिक पक्ष हो गया, आगे लेकर तीसरा पक्ष भी होता है। और वही लेकर के हम आगे बढ़ेंगे कि साहित्य उसी में ज़्यादा उपयोगी हमारे लिए। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो पेट तो हमारा होटल में भी भर सकता है, लेकिन आनंद जो है वो घर के भोजन में ही या घर में ही आता है। इसीलिए जो प्राणमय कोश है, जो भौतिक कोश है, उनकी तुलना में मनोमय कोश को हमारे भारत में ऊंचा माना गया है मनीषियों द्वारा। इस तो कहते हैं ना, इसका संबंध उसके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से है। उसकी ऐषणाएं हैं, उसकी अभिलाषाएं हैं, उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं। इस प्रकार से भौतिक और प्राण संबंधी आवश्यकताओं के अतिरिक्त मनुष्य की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी होती हैं। मनुष्य का जहाँ व्यक्तित्व का पार्थक्य है, वहाँ उसकी आत्मा व्यक्ति की तुच्छ सीमाओं से ऊपर उठाती है। पार्थिव शरीर उसको जहाँ ले जा रहा है, उससे ऊपर उठाने का कार्य कौन करती है? मनुष्य की आत्मा। हालांकि आत्मा के बारे में अभी तक पूर्णतः कुछ नहीं जाना गया है, विज्ञान के लिहाज से। दर्शन के लिहाज से तो है, या धर्म के लिहाज से तो है, लेकिन विज्ञान के लिहाज से भी अलग नहीं कर पाए। और उसी का परिणाम है कि मनुष्य में सामाजिकता आती है। और वह सामाजिकता ही आचार और नीति के घेरे में लाती है, और यही प्रवृत्ति उसकी अनेकता में एकता को स्थापित करती है। यूरोप में इसी चीज़ को सामाजिक प्रवृत्ति का व्यवहारिक आधार माना गया है। यूरोप में क्या माना गया है इसको? जो एक अनेकता में एकता स्थापित करती है, जो सामाजिक प्रवृत्ति है, यूरोपीय लोग मानते हैं कि सामाजिक प्रवृत्ति का व्यवहारिक आधार है एकता। और भारतीय मनुष्य इस एकता की प्रवृत्ति को आध्यात्मिक आधार मानते हैं।
और उसका विज्ञानमय कोश से संबंध स्थापित करते हैं। और लेखक कहते हैं कि उसी से एकात्मवाद की प्रतिष्ठा हुई है कि असल में है सब कुछ एक, बाहर से भले ही दो दिखते होंगे। और पश्चिम में कुछ दार्शनिकों ने इसको सुपर ईगो अर्थात परात्मा भी कहा है। लेकिन भारतीय मनीषी मानते हैं कि आनंदमय कोश सुपर ईगो सबसे ऊपर है। इसमें ज्ञात ज्ञान श्रेय की त्रिपुटी की एकता शामिल है। जो ज्ञान अब तक जितना भी प्राप्त हुआ है वो सारा ज्ञान ज्ञान कोश में सम्मिलित है, आनंदमय कोश में सम्मिलित हो जाता है। और कला जब अपने चरम पर पहुंचती है, अपने चरम विकास पर पहुंचती है, तो वह इसी ध्येय को लेकर के चलती है, अर्थात इस एकता के ध्येय को लेकर के चलती है। इसलिए रस को काव्य की आत्मा माना गया है और उसे ब्रह्मानंद के समान माना गया है, सहोदर माना गया है। अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने का जो आनंद होता है वही आनंद हमको साहित्य से प्राप्त होता है। आज के इस व्याख्यान में हम इस बात को और आगे नहीं ले जा सकते। ये जो बची हुई बात है वो हम हमारे अगले व्याख्यान में, अब अगली वार्ता में शामिल करेंगे। तब तक के लिए हम इस वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।